गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करूंगा जिसके क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में, चाहे वनडे हो, चाहे पीएससी हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स में और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसका नाम है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना, इसके कुछ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बहुत जल्दी रिवाइज़ करवाने वाला हूं। और ध्यान में रखिएगा, जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है या जो भी बच्चे एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट्स की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये डाटा और फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले भारत की जनगणना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जो सबसे पहले जनगणना होती है वो 1871-72 के सन में होती है। और इस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था जब भारत में पहली जनगणना हुई थी। हालांकि ये जनगणना वास्तविक तरीके से नहीं हुई, और जो 10 की दर जनगणना है, यानी हर 10 वर्ष से जो जनगणना प्रारंभ हुई वो 1881 से प्रारंभ होती है। और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में ये काम शुरू होता है। भारत में लेटेस्ट जो जनगणना हुई, यानी सबसे वर्तमान में जो हम जनगणना के डाटा देखते हैं, वो होती है 2011 के जनगणना के अनुसार सारे डाटा या फैक्ट्स हम लोग लेते हैं। और ये 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है। ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना है, जो कि 1881 से 10 के रूप में और 1872 से ये पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसके अलावा जनगणना के कुछ 2011 की जनगणना और उसके पहले की जनगणना के कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। जब भारत में पहली बार जनगणना हुई तो जो उसके महानिदेशक बनाए गए थे वो बनाए गए थे प्लाउडेन को बनाया गया था। डब्ल्यू प्लाउडेन को उसका महानिदेशक बनाया गया। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि जब भारत में पहली जनगणना हुई थी तो डब्ल्यू प्लाउडेन 1881 में जब भारत की पहली बार 10 की जनगणना शुरू हुई थी तो डब्ल्यू प्लाउडेन उसके महानिदेशक थे, और ये पहले महानिदेशक थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आज़ादी के बाद यानी 1951, देश आज़ाद 1951 में होता है और 47 में होता है, और उसके बाद 1951 में पहली बार जनगणना की जाती है। तो 1951 में जो जनगणना की जाती है उसके महानिदेशक जो होते हैं, या यूँ कह सकते हो कि आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई उसके पहले महानिदेशक जो थे वो भारतीय महानिदेशक थे R.A. गोपाल स्वामी। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना है कि आज़ादी के बाद जो पहले भारतीय महानिदेशक थे वो R.A. गोपाल स्वामी थे, जबकि जो पहली 10 की जनगणना जब प्रारंभ हुई तो पहले महानिदेशक डब्ल्यू प्लाउडेन थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जनगणना होती है, जो जनगणना का कार्य होता है, जनगणना का कार्य जो किया जाता है वो भारत में आर्टिकल 246 के तहत किया जाता है। भारत में जो जनगणना काम किया जाता है वो
आर्टिकल संविधान की धारा 246 के तहत किया जाता है। और ये जो जनगणना करने का दायित्व होता है, यानी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो संघ सरकार की होती है, यानी केंद्र सरकार की होती है। ये राज्य सरकार की जनगणना का दायित्व तो नहीं होता। और इसे रखा कहाँ गया है? इसे रखा गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची की प्रविष्ट संख्या 69 में इसे रखा गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल 246 के तहत भारत में जनगणना का कार्य किया जाता है। और ये जनगणना जो है वो संघ सरकार कराती है। और इसका जो विवरण है वो संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्ट संख्या 69 में किया गया था। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फैक्ट और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्तमान में 2011 में जनगणना होती है, उसमें महापंजीयक के रूप में जो काम करते हैं वो सी चंद्रमौली करते हैं, जो वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त भी थे। एक फैक्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 2011 की जनगणना का प्रगणक मतलब कि जो मस्कट बोले, प्रगणक बोले तो मस्कट बोल सकते हो, तो वो थी प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसकी मस्कट रही। इसके अलावा इसका जो एक शुभंकर प्रगणक शिक्षा था, इसका एक आदर्श वाक्य यदि 2011 की जनगणना से आपसे कोई कहे कि इसका आदर्श वाक्य क्या होगा, तो वो होगा आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये इसका आदर्श वाक्य था, जिसे आपको जानना है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य था। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो जनगणना के बारे में है। इसके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हम जनगणना के बारे में बात करेंगे कि जब भारत की जनगणना 2011 में की गई, जो मतलब 15वीं जनगणना थी देश की, ये भी एक फैक्ट है। ये जनगणना में 640 ज़िले 640 ज़िले जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। केवल 640 ज़िले शामिल किए गए थे। एक फैक्ट और है कि भारत की जो जनगणना में एक प्रकार से विभाजक वर्ष की जो संज्ञा दी जाती है वो 1921 को दी जाती है। ये विभाजक वर्ष की संज्ञा है। क्योंकि इसमें भारत की जनसंख्या में महान विभाजक है, क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या कम हो गई थी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और जो सबसे ज़्यादा बढ़ी भारत की जनसंख्या वो 1961 से 71 के दौरान भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है और सबसे ज़्यादा घातीय वृद्धि की गई थी। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने जाना। अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो पर बने रहें और ज़रूर से ज़रूर वो चीज़ें देखते रहें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की टोटल जनसंख्या बताई गई है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या बताई गई है वो 121 करोड़ समथिंग बताई गई। हालांकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 121 करोड़ 8,54,977 है, परंतु आपको 121 करोड़ ही ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो 121 करोड़ 8 लाख के समथिंग जनसंख्या है, टोटल विश्व की, यानी विश्व की जनसंख्या की देखें तो वो 17.5% है, और तब 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पर थी। यदि हम भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर देखें, यानी हर वर्ष कितनी तेज़ गति से हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो वो 1.64% होगा।
ये फैक्ट है इम्पॉर्टेंट कि भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% की दर से वार्षिक रूप से बढ़ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या इसके अलावा एक फैक्ट और है 10 की वृद्धि दर भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की 10 की वृद्धि दर जो है वो 17.7% के समथिंग है, यानी 17.7% के समथिंग है। और यदि हम देखें कि 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस स्टेट की रही, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, मेघालय की सबसे ज़्यादा रहती है 10 की वृद्धि दर, ये मैक्सिमम रहती है। और यदि यही चीज़ मिनिमम पूछे तो नागालैंड की होती है। तो ऐसे याद करो, मेघ बरसे तो लोग वहाँ 10 बार जाते हैं, और नागालैंड में नाग ने डस लिया तो वहाँ की 10 की वृद्धि दर कम हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सब लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। अब अगली क्लास में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट से जनगणना से टॉपिक्स अब कवर करेंगे, और पूरा जनगणना जो है मुझे पढ़ाने में 2 क्लास लूँगा, एक क्लास आज वाली और एक क्लास अगली वाली जो होगी वो पूरी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ और एकदम दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जनगणना से आपके क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होने वाले हैं, चाहे वो MPPSC में पूछे जाए हों, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS में पूछे जाएंगे, या किसी भी मान लो रेलवे का हो, ग्रुप D NTPC, या कोई भी SSC, कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स हो जिसमें जनगणना के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप हमारे 2 वीडियोस में कवर कर लोगे, और कोई भी चीज़ जो है आपकी छूटने नहीं वाली है। इन सब के लिए जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस होगी, वो आप सब लोगों को मिल सके। अब आप सब लोग चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत में यही बोलना चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।